नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात जलवायु परिवर्तन और उसकी अर्थव्यवस्था पर होने वाले असर की। साल 2100 तक भारत समेत अमेरिका, कनाडा, जापान, स्विट्जरलैंड, रूस और ब्रिटेन जैसे सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं जलवायु परिवर्तन के असर से अछूती नहीं रहेंगी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की रिसर्च टीम ने 174 देशों के 1960 के बाद के आंकड़ों के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला है। रिसर्च के मुताबिक धरती के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी तो शायद ये धरती बर्दाश्त कर ले, लेकिन इसके बाद तापमान में कोई भी बढ़त धरती पर मनुष्य जीवन के साथ अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डालेगी। दुनिया के तमाम देशों को इस सदी के आखिर तक जलवायु परिवर्तन के चलते आर्थिक विकास दर में 10% तक का बदलाव देख सकता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र आपदा न्यूनीकरण कार्यालय यानी UNISDR की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के चलते 1998 से 2017 के 20 साल की अवधि के दौरान लगभग 8,000 करोड़ डॉलर का आर्थिक नुकसान उठाया है। अगर दुनिया की बात करें तो इसी अवधि के दौरान आपदाओं से लगभग 3 लाख करोड़ डॉलर के नुकसान का अनुमान है। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि क्या वाकई दुनिया में जलवायु परिवर्तन के चलते अर्थव्यवस्थाओं पर इसका इम्पैक्ट होता है। अगर ये होता है तो कैसे और बचने का रास्ता क्या हो सकता है। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान स्टूडियो में हैं। प्रोफेसर C.K. वार्ष्णेय हैं, फॉर्मर डीन स्कूल ऑफ एनवायरमेंट साइंस JNU, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। अजय शंकर जी हैं, डिस्टिंग्विश्ड फेलो टेरी से, आपका स्वागत है सर। शुभम भट्टाचार्य जी हैं, कंसल्टिंग एडिटर द बिजनेस स्टैंडर्ड से, आपका भी स्वागत है शुभम। शुरुआत तो मैं पहले करना चाहूँगा शुभम आपसे ही कि क्या ये रिश्ता जो है जलवायु परिवर्तन का और इकोनॉमी का किस तरीके का है भी या नहीं है। रिसर्च कहती है कि गहरा रिश्ता है और 2100 तक करीब 10% का इसमें इम्पैक्ट अगर दुनिया के अलग अलग देशों में देखेंगे एवरेज उतना तक दिख सकता है। और एक उसका जो आर्थिक इम्पैक्ट है वो तो हमें नज़र आ ही रहा है। अभी जो भारत में जो काफ़ी डिबेट चल रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम लाएं या ना लाएं और साथ में पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स को हम फेज़ आउट करें, तो आप देख रहे हैं कि इसके साथ तो 2 चीज़ हो गया है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरी दुनिया के ऊपर ग्रीन हाउस गैस का जो इफ़ेक्ट है वो एक बहुत बड़ा क्लाउड, मशरूम क्लाउड, जो भी कुछ कहिए वो उस तरीके से है। लेकिन उसके चलते दुनिया के किस किस देश और ख़ासकर जो बड़े 3 देश है USA, चाइना और इंडिया, ये क्या क्या स्टेप्स उठा रहे हैं, उनका पदक्षेप काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और उसमें एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सामने आ जाता है वो ये है कि 21वीं सदी तक तो दुनिया, जैसे आपने बताया कि शायद ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस ऑलरेडी हम 470 किलोटन के पहुँच गए हैं एंड 650 मैक्सिमम, उसके ज़्यादा हम जा नहीं सकते हैं। जाएंगे तो द वर्ल्ड बिकम्स अनफिट टू लिव। लेकिन वो एक जब सामने है, सबसे बड़ा सामने उसके भी पहले का जिसे कहते हैं प्रॉक्सिमेट झमेला जो है वो है कि जो लोग इस वक्त चाइना और इंडिया में हैं और एशिया के देशों में हैं, उनके आर्थिक हालत को ना सुधर कर क्या हम उनके ऊपर ये बोझ डाल सकते हैं कि आप भी शरीक हो जाइए दुनिया के ये जो एक इरिवर्सिबल चेंज हो रहा है इसको रोकने में। क्योंकि एक तरफ तो उनकी ज़िंदगी का बेसिक सवाल है। भारत जैसे देश में लोग $2,000 पर ईयर के पर कैपिटल इनकम में एवरेज हैं, यानी कि ज़्यादातर लोग उसके नीचे ही हैं। तो उनके ऊपर ये बोझ डालें या फिर हम वही स्लो मतलब डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की जो बात है कि बाकी जिन देशों ने यहाँ पे इस कगार पे लाके हमें छोड़ा है वो कितना इस पर अपना एफर्ट लगाएं, कितना कंट्रोल कर सकते, कितना वो इस पर कितना मदद दें। और अभी जो पेरिस डिक्लेरेशन 2015 का जो कमिटी ऑफ उसमें जो डिक्लेरेशन दिया गया उसमें चाइना, इंडिया ये सब तो अपना मोटा मोटी आगे पीछे करते हुए चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जिनका रवैया है, रुख है, यूनाइटेड स्टेट्स, वो उन्होंने मुंह मोड़ लिया है। मैं उस पर भी आऊँगा कि असल में किस तरीके से वो एक विकल्प के तौर पर, लेकिन उससे पहले अजय सर की जिस तरीके से ये रिसर्च कहती है
और एक आम दर्शक के नज़रिए से समझना चाहूँ कि जलवायु परिवर्तन असल में अर्थव्यवस्था पर असर डालती कैसे है, किस तरीके से मैं कहूँ कि जो ये रिसर्च कहती है कि जीडीपी में करीब 8 से 10% तक का असर 2100 तक दिखेगा। अलग अलग देशों में हो सकता है 1% कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर कम नहीं नज़र आए। मेरा तो अपना मानना है बगैर रिसर्च के कि अगर 2100 तक हम 3 डिग्री से ऊपर जाना लगे तो आर्थिक असर के कहीं ज़्यादा असर ऐसा होगा कि इस पृथ्वी पर सभ्यता ही बच पाएगी कि नहीं, जो हमने हज़ारों सालों में बनाया है। क्योंकि आप इतिहास देखें तो हमारे यहाँ हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन होता था, ख़त्म हो गया। तो हमारी सभ्यता और मानव जाति की जो विकास हुआ है अभी तक, ये बचेगा कि नहीं बचेगा, इस पर प्रश्न चिन्ह है। उसके पहले आर्थिक जो असर होगा वो जैसे है कि अब अगर समुद्री में पानी का स्तर बढ़ेगा तो पूरा बांग्लादेश पानी के नीचे हो सकता है। हमारा सारा कोस्टल एरिया जो आंध्र बंगाल से लेके तमिलनाडु तक है वो पानी के नीचे जा सकता है। अगर ग्लेशियर्स मेल्ट कर जाएंगे तो जो हमारी नदियों में उत्तर भारत में 12 महीने पानी आता है, पानी आना बंद हो जाएगा। तो परिणाम भयानक है। ये 8-10% जो है ये इसके साथ इससे कहीं ज़्यादा भयावह तस्वीर हो सकती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि अब ऐसा समय आ गया है कि हम, जैसे आप कह रहे थे कि विकसित देशों ने क्या किया, हमने क्या किया, नैतिक स्तर पर किसको कितनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, उसको अब हमें सोचना चाहिए कि उसे हम छोड़कर हम सोचें कि कैसे हम इस स्थिति पर पहुंच जाएं कि हमारी अर्थव्यवस्था नेट कार्बन न्यूट्रल हो जाए। नेट कार्बन न्यूट्रल का मतलब है कि हम उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड आसमान जलवायु में देंगे जितना कि हम ऑब्जॉर्व करते हैं। तो पिछले 1-2 महीने में पहली बार ये हुआ है कि कुछ जगहों में बड़े फैसले हुए हैं। तो फ्रांस ने कानून बनाया है, इंग्लैंड ने कानून बनाया है कि हम 2050 तक नेट न्यूट्रल हो जाएंगे कार्बन के मामले में और हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी रहेगी। कैलिफोर्निया ने ऐसा किया है। ट्रंप तो कहते हैं कि अमेरिका विश्वास ही नहीं करता कार्बन चेन में, लेकिन अगर कैलिफोर्निया अलग देश होता तो विश्व की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होती। सारा यूरोप इस विषय में विचार कर रहा है कैसे हम नेट कार्बन न्यूट्रल हो जाए। तो मेरे विचार में अब ऐसा समय आ गया है कि हम भारतवर्ष में भी सोचें कि कोई देश अगर 2050 तक नेट कार्बन न्यूट्रल होता है तो क्या हम 2055-60 तक नेट कार्बन न्यूट्रल अपने को बना लें। क्योंकि अगर सारा विश्व 2040-50 तक नेट कार्बन न्यूट्रल की तरफ नहीं पहुंचता है तो जो सभ्यता है, जो हमारी मानव जाति की स्थिति है, वो शायद बचाना मुश्किल हो जाए। नहीं बल्कि अस्तित्व पर संकट अगर ये जिस तरीके से है। और दूसरा ये है कि तकनीकी विकास की वजह से इन देशों ने जो कानून बनाया है कि 2050 तक हम नेट कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि वो सोचते हैं कि वो हो सकते हैं, और अगर वो हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। और टेक्नोलॉजी ने जो कॉस्ट हैं कम किए हैं, तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि नई ग्रीन इकोनॉमी में आप तेज़ी से आगे बढ़ें तो बहुत से जॉब्स का सृजन होगा, डिमांड बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बहुत हो सकता है। तो आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से ये शायद फ़ायदेमंद हो कि हम तेज़ी से ग्रीन इकोनॉमी की ओर जाएं। वो बढ़ा भी सकते हैं आप। हाँ, लेकिन विश्व में और कुछ हद तक हमारे देश में भी हमने जो ई-व्हीकल्स पर डिबेट हुआ है कि जो स्थापित बड़ी शक्तियां हैं अर्थव्यवस्था में, जिसको फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी में कहते हैं, बड़ी तेल कंपनियां हैं, बड़ी कोयले की कंपनियां हैं, बड़ी कार कंपनियां हैं, तो वो ये बदलाव नहीं चाहती हैं क्योंकि उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो अगर नेट कार्बन न्यूट्रल की अर्थव्यवस्था हो गई तो जितनी बड़ी ऑयल कंपनीज है दिन विश्व में, जो कि उनकी बहुत ताकत है, तो वो कंपनियां समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए पॉलिटिकल इकोनॉमी में लोगों का मानना है कि वो विरोध कर रही है परिवर्तन का, और उनका असर है प्रेसिडेंट ट्रंप पर, जिस वजह से अमेरिका विरोध कर रहा है। वाटसन सर, 2 चीज़ें, एक तो ये कि जो रिसर्च कहती है जो मौजूदा दौर में 1.5% तक के बढ़ते तापमान को कहा जा रहा है कि आप कहीं न कहीं कवर अप कर सकते हैं या उससे लड़ते हुए आप जिंदा रह सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। मौजूदा हालात में जो पिछले अगर 2 दशक के आंकड़े देखें तो ये रफ्तार कहाँ तक पहुँच चुकी है, और बदलते जलवायु के साथ हमने पिछले 20 साल के अगर आंकड़े देखें, यूएन की जो रिपोर्ट कहती है, एक बड़ा नुकसान उठाया है। और इसमें शायद लगातार, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो
रफ्तार वृद्धि की नजर आ रही है, कहीं कम होता नजर नहीं आया ये। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि जो हमें उम्मीद थी पेरिस एग्रीमेंट के बाद कि कार्बन उत्सर्जन कम होगा, लेकिन इस आशा के विपरीत जो हमने पिछले 3 सालों में देखा है, कार्बन उत्सर्जन बढ़ा है और ये बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। और इसके साथ साथ अब जो पेट्रोलियम के प्रोस्पेक्टिंग है और नए जहाँ पे खुदाई हो रही है और जहाँ पर कोशिश की जा रही है, उसकी बढ़त हम देखें तो हम देखते हैं कि ग्लोबल कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैव इंक्रीज्ड रादर देन डिक्रीज। दूसरी बात यह है कि लैंड डिग्रेडेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ा है, जिसकी वजह से कार्बन उत्सर्जन और बढ़ा है। और ये जो आपने कहा कि 10% जीडीपी ग्लोबल का कम हो जाएगा, तो इसको हमें थोड़ी अच्छी तरह से समझना होगा। ये है एक एवरेज वैल्यू, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ देशों को शायद इससे और ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। आप अपने ही देश का एक उदाहरण ले लें। आज कार्बन उत्सर्जन की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह, जलवायु परिवर्तन की वजह से जिस तरह से बारिश के मिजाज के अंदर बदलाव आया है, हज़ारों एकड़ खेती ख़राब हो गई है, लोगों की जीवन से जुड़ी हुई आवश्यकताएं, उनके घर सब बर्बाद हो चुके हैं। तो इस तरीके से जब लोगों का आर्थिक व्यवस्था के ऊपर असर पड़ेगा, उनकी पर्सनल इकोनॉमिक्स को अफेक्ट करेगा, तो आप समझते हैं कि ये कंट्रीब्यूट जो ग्लोबल और नेशनल इनकम है उसके ऊपर इसका बहुत भारी प्रभाव पड़ने वाला है। एक और चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि अगर हम कार्बन न्यूट्रलिटी की बात कर भी लें, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कार्बन उत्सर्जन या जो अभी हो चुका है उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसका सिर्फ तात्पर्य यह है कि जिस तेज़ी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके ऊपर रोक लगेगी, लेकिन जो परिवर्तन हो चुके हैं उनका प्रभाव तो अभी कंटिन्यू करेगा, उसको रिवर्स नहीं कर सकते। उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अभी जो एक रीसेंट रिपोर्ट आई है आईपीसीसी की रिपोर्ट, जिसमें लिखा हुआ है कि लैंड इज़ ए पार्ट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये एक बहुत अहम रिपोर्ट है। और इसको अगर आप देखें, जो अभी इसी महीने में शुरू में जो रिलीज़ हुई है, तो उसके अंदर कई सारी बड़ी चीज़ें बताई गई हैं। उसमें बताया गया है कि हर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को बड़ी तेज़ी से कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, जिसके अंदर के एग्रीकल्चर एज वेल एज फूड सिस्टम इन्वॉल्व है। हमें ये जानकर बड़ा ताज्जुब होता है कि एग्रीकल्चर और खाद्य, इससे करीब 37% ग्लोबल वार्मिंग का असर पड़ता है, कार्बन उत्सर्जन होता है। और देखिए, जितनी खेती होती है, अधिकतर खेती वो ऐसी होती है जो जानवरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इस सब के अंदर फर्टिलाइज़र भी लगता है और लैंड डिग्रेड भी होता है। और काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे जंगलों में आग लगी हुई है, और तो यहाँ तक कि आर्टिक में भी आग लग गई है, जहाँ के एक तरफ बर्फ़ है उसके साथ आग लग रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो एक हमें उम्मीद बनी थी कि पेरिस एग्रीमेंट के बाद में कि जलवायु परिवर्तन के ऊपर कुछ रोक लग पाएगी, वो ऐसा देखने में हुआ नहीं है। पिछले 3 साल से तो हुआ नहीं है, और आगे अभी कुछ ऐसा बहुत ही सॉलिड दिखता नहीं है। अभी देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स में जो बच्चे थे, स्कूल के चिल्ड्रन थे, उनकी वजह से जो उन्होंने हड़ताल की और जो डेमोन्स्ट्रेशन किया और जो उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए, उससे यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में पहली दफ़े कार्बन क्लाइमेट इमरजेंसी पास हुई। तो उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि हम 2050 तक इसको कार्बन न्यूट्रल कर देंगे। ये एक उम्मीद है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था तब हमें बड़ी उम्मीद बनी थी कि हम इसको रोक पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसके विपरीत ही हुआ है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि हमें बड़े सावधान रहना है, और ये एक ऐसा हमारे ऊपर एक समझिए एक शाप है जिससे कि मानव जाति को बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमारी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से जो जलवायु है उसके ऊपर निर्भर करती है। अगर बारिश अच्छी होती है तो हमारे यहाँ इकोनॉमी बढ़ जाती है, शेयर प्राइस ऊंचे हो जाते हैं, और अगर हमारे यहाँ बारिश की कमी हो जाए या उसका मिजाज बिगड़ जाए या उसकी चाल में फ़र्क पड़ जाए तो एकदम इकोनॉमी ठप हो जाती है, स्टॉक मार्केट स्लम कर जाता है। तो ये आप समझ लीजिए कि जलवायु के ऊपर बिल्कुल हमारी इकोनॉमी निर्भरता जो बहुत ज़्यादा है, निर्भर है। और अगर विश्व की जलवायु गड़बड़ हो गई तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप जो भी चाहें कर लीजिए, उसका इकोनॉमी के ऊपर बिना असर
रह ही नहीं सकता है। क्योंकि जो अगर मैं कहूँ UNISDR के जो आंकड़ों में देख रहा था शुभ में 70 से 90 के दशक में जो नुकसान हुआ प्राकृतिक आपदाओं के चलते या फिर जलवायु परिवर्तन की जो रफ्तार उस वक्त बताई जाती है कि स्लो रही है, उसकी कंपेयर अगर करें पिछले 20 साल में, यानी कि 90 से और 2019 के बीच में 120% का इजाफा हुआ है नुकसान में और जलवायु परिवर्तन की रफ्तार को लेकर देखें तो। अब सवाल ये उठता है कि 2019 के बाद हम जब देखते हैं जो डेवलप्ड कंट्री हैं 2050 तक जीरो कार्बन की बात हो रही है, जो जिस स्टेप्स की बात हो रही है, लेकिन जो पेरिस समझौता जिसे एक बड़ी उम्मीद दिख रही थी, उस तरह के बड़े स्टेप्स वो भी असफल प्रतीत होते नजर आते हैं मौजूदा दौर में। विकल्प क्या है? फिर कैसे दुनिया की तमाम देश न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्थाओं बल्कि जीवन को इस जलवायु परिवर्तन के प्रकोप से बचा पाएंगे? बिल्कुल, और ये जो अभी जो डिमांड्स आ रहे हैं कि क्या क्या बदलाव लाना चाहिए, जैसे वाशने साहब ने कहा एग्रीकल्चर के ऊपर एग्रीकल्चर का एक बहुत अहम रोल रहता है। उसी तरह से एशिया में फ़्लाइट्स बढ़ रहे हैं और उसका एक बहुत बड़ा इम्प्रिंट आ रहा है कार्बन के ऊपर, लोग इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं, इनफैक्ट ट्रैवल से ही बहुत ज़्यादा कार्बन बन रहा है। तो एशिया और जैसे देशों, एशिया जैसे महादेश में जहाँ पे पॉपुलेशन का काफ़ी ज़ोर का प्रेशर है, वहाँ पे मोटा मोटी बात यहीं पे आके पहुँच रहा है कि अगर हम रिवर्स ना करना शुरू कर दे हमारे अर्थव्यवस्था का, कि हम बहुत सारे चीज़ें जो उसको हम प्रगति मान रहे हैं उसको हम एकदम रोक ना दे, तो इसके तरफ आगे चल के इसके ऊपर क्या स्टेप्स लिया जा सकता है वो सोचना भी इम्पॉसिबल लग रहा है। और मुश्किल ये है कि एक तरफ तो ये सारे देश ऐसे हैं जिनके ऊपर क्लाइमेट इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा आएगा। जैसे साइबेरिया में अगर क्लाइमेट का अगर टेम्परेचर गर्म हुआ थोड़ा सा तो शायद वहाँ पे लिवेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन इंडिया में ज़्यादातर जगह पे, बांग्लादेश के जिक्र जैसे अजय शंकर जी बता रहे थे, वो ज़्यादातर डूब जाएगा। तो टेम्परेट देशों के लिए तो कुछ हद तक क्लाइमेट चेंज एक्चुअली ज़्यादा इलाका उनके काम में लाएगा, और ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे तो तबाही है। लेकिन ये लोग को, लेकिन जितने सारे अभी जो स्टेप्स की बात आ रही है, जैसे मैं एक चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, लेकिन हर आंकड़ा दिखा रहा है कि फॉसिल फ्यूल के एक्सट्रैक्शन में जितने लोगों को काम मिलता था या मिला है उसका आधा भी नहीं मिलेगा रिन्यूएबल एनर्जी से, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ही टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेटेड है। अगर हम सिर्फ ऑफ ग्रिड जाए तो शायद कुछ हो सकता है, लेकिन उपाय नहीं है। इसी तरह से और भी जितने सारी चीज़ें हैं जिसका अगर हम स्टेप्स शुरू करें, और कर भी रहा है इंडिया जैसे देश, तो उसका लोगों के आर्थिक ज़िंदगी पर काफ़ी, जिसे कहते हैं, नेगेटिव इफेक्ट ही होगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर एक जस्ट उदाहरण है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ों पे हो रहा है। तो इस चीज़ पे डिबेट के बजाय मतलब, और लेकिन यही स्टेट्स, यही कंट्रीज़ है जो ज़्यादा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हमारे लिए ज़रूरी है ये करना। तो क्लाइमेट चेंज एक तरह से बहुत बड़ा एक डिविसिव एजेंडा बन रहा है दुनिया के लिए, रादर देन एक जिसे कहते हैं यूनिफाइंग एजेंडा। क्योंकि वही मैं बात में फिर से आ रहा हूँ कि जिस जगह पे जहाँ पे होना चाहिए उनके ऊपर, जिस पॉपुलेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा इसका विरूप प्रतिक्रिया आएगा, अफ्रीका में उन लोगों का सबसे कम एबिलिटी है उसको हैंडल करने का, और इसीलिए उनके लिए दोनों तरफ ही प्रॉब्लम है। एक तरफ तो है कि अगर क्लाइमेट खराबी हो जाए, ज़्यादा इरेगुलर रेनफॉल, डिज़र्टिफिकेशन, इन सभी चीज़ों से उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आता है। दूसरी तरफ अगर प्रो क्लाइमेट स्टेप्स अगर ये स्टेट्स लेंगे तो मोटा मोटी बहुत ज़्यादा जगह पे इसमें अर्थव्यवस्था पे मीडियम टर्म पे प्रेशर ही आएगा, दबाव ही जनरेट होगा। तो डेफिनेटली राजनीतिक नेताओं के लिए ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल बन रहा है कि वो कैसे पॉलिटिकली इसको सेल करें, लोगों में किस तरह का उत्साह दिखाएं कि भाई इससे आपको बेनिफिट आएंगे। ओके अजय सर, अब इसमें एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि मौजूदा वक्त में
जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास ना तो फंड की कमी है, ना टेक्नोलॉजी की कमी है। वो उसकी तरफ कुछ कदम उठाते हुए नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन अफ्रीकन कंट्रियों की बात करें, थर्ड वर्ल्ड कंट्री की, या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी बात करें, उनके सामने दोहरी चुनौती है। एक फ़ंड को लेकर भी है, टेक्नोलॉजी भी है, और तीसरा है कि अगर वो शिफ्ट करते हैं अल्टरनेटिव जो कि मैं कहूँ कि डिवाइसेज हैं, जो सिस्टम हैं, वहाँ पर रोज़गार का संकट भी खड़ा होता है। आपको निवेश भी बड़े पैमाने पर करना है और उसको मेंटेन भी करना है। कैसे, चैलेंज कैसा है ये? ये चैलेंज आज की तारीख में उतना बड़ा नहीं है जितना 10 साल पहले था जी। तो अगर हम बिजली को देखें सिर्फ, तो आज की तारीख में जर्मनी में करीब 40% बिजली वो बिना तेल, कोयले और गैस के उत्पादन होता है। हमारे देश में शून्य से सोलर और विंड को लेकर करीब हम 8-10% पे पहुंच रहे हैं। हमारे यहाँ रोशनी ज़्यादा आती है, सूरज ज़्यादा है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमारा सारा सोलर अलायंस है। तो हमारे लिए बिजली जो है, कोयले और गैस से तो हम बिजली पैदा ही नहीं करते हैं, तो कोयला छोड़ करके रिन्यूएबल एनर्जी से हमें बिजली बना सकना संभव है हमारे लिए तेज़ी से। और एक समय आना चाहिए जब सारी बिजली बगैर कोयले और तेल और गैस के उत्पादन हो। तो अगर बिजली न्यूट्रल हो गई, तो अगर हम फिर ई मोबिलिटी की ओर जाएं, तो सारी ट्रेनें, सारी गाड़ियां बिजली से चल सकती हैं आज की तारीख में। और दोनों में ऐसा कोई आर्थिक इम्पैक्ट नहीं है। तो आज की तारीख में अगर हम बिजली से गाड़ी चलाएं तो वो पेट्रोल से सस्ती पड़ेंगे। आज की तारीख में अगर हम टैक्सी वगैरह दिल्ली में चलाएं, और सोलर पावर तो 2.5-3 रुपये पर यूनिट पर आ गई है। 17 रुपये से 2.5 रुपये में पहुँच गया। अच्छा, और इसको अगर हम गांव में ले जाएं, हर गांव में 1 मेगावाट का सोलर पावर जनरेशन हो, तो किसी किसान की आमदनी बढ़ेगी। तो जो हमारा देश है कि गांव में आमदनी दुगनी हो, तो रिन्यूएबल एनर्जी इसमें बहुत तेज़ी से उसमें लोग योगदान दे सकता है। जैसे गांव में आज गोबर के हम को पाते हैं, उस गोबर से हम बिजली का उत्पादन करें तो वहाँ ज़्यादा आमदनी होगी। जो औरतें गोबर इकट्ठा करती हैं, उसको गोबर के लिए पैसे मिलने लगे, क्योंकि खाना पकाने के लिए तो हमने गैस सिलेंडर भी पहुँचा दिया है, बिजली भी पहुँचा दी है। तो अगर हम तेज़ी से अपने समाज में परिवर्तन लाएं और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाएं, तो हम फ़ायदे में रहेंगे, हमारा नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसको हमें अपनाना होगा, तेज़ी के साथ शुरू करना पड़ेगा। तो, और मुनाफे का जो एक मैं कहूँ कि फार्मूला कंपनियों का है, बड़ी कंपनियों का, उसे कहीं दरकिनार करना होगा। तो हमारे लिए आज अवसर है कि हम विश्व में सबसे आगे पहुंच जाएं इस परिवर्तन में। और मेरा मानना है कि आज हम उस स्थिति में हैं कि हम आगे पहुंच सकते हैं। और चीन और भारतवर्ष अगर आगे पहुंच जाए, क्योंकि हमारे इतने बड़े देश हैं, दुनिया की इतनी जनसंख्या इन दोनों देशों में रहती है, तो अगर हम तो ये दो देश इसमें वाकई आगे पहुंच गए और नेट कार्बन न्यूट्रल की ओर हम तेज़ी से बढ़ें, तो कुछ संभावना बढ़ती है कि सभ्यता हमारी बच जाएगी। खतरे को हम कम कर पाएं। नहीं, संभाल भी सकते हैं, संभाल सकते हैं। और हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हिमालय के ग्लेशियर ख़त्म हो गए तो उत्तरी भारत में नदियाँ सूख जाएंगी, और अगर समुद्र का पानी ऊपर उठता है तो पूरा इलाकों में खतरा। तो इसलिए हमारे लिए तो सर्वाइवल का सवाल है कि हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें। और मेरा मानना है कि हम खर्चे को बहुत ज़्यादा बारीकी से न देखें। रोशन सर, एक आखिरी मैं चाहूँगा आपका कमेंट की, जिस तरीके के विकल्प जो रास्ता आपने अपनाया है, क्योंकि उसके नतीजे उतने प्रभावी नहीं दिखते, ऐसा लगता है कि कई सदियाँ लगेंगी अगर हम उस रिजल्ट को हासिल करना चाहते हैं, उस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो फिर दूसरे विकल्प हैं क्या? किस तरीके से उसकी तरफ बढ़ सकते हैं हम? देखिए, जितना हम इन सब कार्रवाइयों में सोचते रहेंगे और डिले करेंगे, हमारे लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचना उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। अभी जो आंकड़े बताए जाते हैं कि जो प्राकृतिक आपदा आती है उसमें इतना नुकसान होता है, मैं समझता हूँ कि ये अंडर एस्टिमेट्स है, क्योंकि इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी का कितना लॉस हो रहा है और चीज़ों का कितना लॉस हो रहा है, उसका कहीं पर कोई न तो एस्टिमेट है और न उसका हमें अंदाज़ है। तो हमें ये समझना चाहिए कि एक बहुत बड़ी समस्या है। आज ही आप देखिए कि हमको आपदा के लिए कितने परिश्रम करने पड़ रहे हैं, अथक परिश्रम करने पड़ रहे हैं। ये जो धनराशि खर्च हो रही है, ये अनप्रोडक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्स है। तो इस तरीके से अगर हमारे रिसोर्सेज ऐसे इस्तेमाल होंगे कि जिसमें सिर्फ जान माल बचाई जाए और वो ऐसे लोग रह जाएं जिनके पास में कोई साधन नहीं है जीवन यापन करने का, तो मैं समझता हूँ कि ये एक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसको हम बहुत अच्छी तरीके से नहीं देख सकते कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो मुझे ये कहना है कि आर्थिक समृद्धि और पर्यावरण दोनों का बहुत ही
नज़दीकी संबंध है और एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल निर्भर हैं। तो हमें इसके बारे में ये सोचना है कि अब टाइम आ गया है कि हमारा जो पैराडाइम शिफ्ट जिसको हम कहते हैं वो ट्रू सेंस में हम उसको लागू करें और ऐसे कदम प्रभावी उठाएं जो पिछले छोटे मोटे मैसेजिंग से काम नहीं चलेगा, बहुत ही ड्रास्टिक होने चाहिए और बहुत प्रभावकारी होने चाहिए, जिसकी के पॉलिटिकल विल की बहुत ज़रूरत है और जिसका कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कमी नज़र आती है। ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, मैक्सिको ले लीजिए, वहाँ के जो गवर्नमेंट्स हैं वो तो बिल्कुल पीछे हटने के लिए एकदम तैयार हैं और हट रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो फेंस पे बैठे हुए हैं, और अमेरिका तो आप जानते ही हैं कि बिल्कुल डिक्लेयर कर चुका है। तो इस तरीके से किसी एक देश को अपने यहाँ पूरी तरीके से कार्बन उत्सर्जन कम करने से विश्व के कार्बन उत्सर्जन के ऊपर पूरे तरीके से असर पड़ पाएगा, ये बड़ा मुश्किल है कहना। हर एक को सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हमें समझना होगा, और जितनी जल्दी हम इसको समझेंगे उतना ही हम अपने लिए और विश्व कल्याण के लिए काम कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए असल में जलवायु परिवर्तन और अर्थव्यवस्था का रिश्ता क्या है और किस तरीके से जलवायु परिवर्तन का असर या उसका खतरा न सिर्फ अर्थव्यवस्था पर बल्कि हमारी मानव सभ्यता पर भी साफ तौर पर नजर आ सकता है। उसके खतरे क्या हैं, उससे बचने का रास्ता और उसका लक्ष्य जो है वो कैसे हासिल किया जा सकता है। फिलहाल जितना ही, नमस्कार।